केपी ज्योतिष का जो नियम है, सबसे पहले हमने जैसे देखा था, या हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है, 2-3 क्लास जितनी भी हुई हैं हमारी, उसके हिसाब से हमने ये देखा कि जो भी ग्रह है वो अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है। ठीक है। तो नक्षत्र स्वामी की हमें आगे पोजीशन देखनी होती है, या ग्रह को देखना होता है कि वो कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन बना है, कुंडली के अंदर वो कहाँ बैठा है, उसके भाव कहाँ पर हैं। ठीक है। ये कुछ नियम हमने पढ़े थे। इसको एक बार हम दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। तो नियम हमारा है कि ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। सपोज कीजिए हमारे पास प्लेनेट है सूर्य। अब सूर्य का अगर हम देखें तो रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। अगर आपके पास चार्ट है नक्षत्रों का, तो आप देखेंगे कि रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। ठीक है। उसके बाद जब हम देखेंगे कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में तो है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, और सूर्य खुद भी स्वयं भी कहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये हमारे पास बेसिकली साउथ इंडियन चार्ट है, जो कि हम भाव चलित भी इससे बना सकते हैं या D1 भी बना सकते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ इंडियन चार्ट है। सपोज कीजिए ये हमारा D1 ही है, और यहाँ पर हमारा भाव चलित चार्ट है। उसके बाद हमने देखा कि चलो चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमारा ये अभी D1 पूरा हो गया। ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि चंद्रमा जो है वो नक्षत्र स्वामी बना है सूर्य का। अब जब भी सूर्य की दशा आएगी, ठीक है, तो हमने सूर्य की दशा में देखेंगे कि टेबल के अंदर जाकर के नक्षत्र स्वामी कौन बना है। हमने देखा चंद्रमा है। तो चंद्रमा की यहाँ पे पोजीशन देखी, 9वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ पर। और कहाँ का स्वामी है? 12वें भाव का स्वामी है। सूर्य खुद कहाँ बैठा है? 11वें भाव में। ठीक है। ये चंद्रमा का एक तरह से सिग्निफिकेशन हो गया। सूर्य का सिग्निफिकेशन यहाँ पर हमने देखा कि 11वें भाव में बैठा हुआ है, लग्न का स्वामी है। तो यहाँ पर 9, 12, 11 और 1, ठीक है, इनका रिजल्ट जो है सूर्य और चंद्रमा मिलकर के देंगे। लेकिन हमने देखा हमारा जो पहला नियम है केपी एस्ट्रोलॉजी का, वो ये है कि कोई भी ग्रह, चाहे उसकी दशा चल रही है या फिर हमने किसी ग्रह का प्रॉमिस देखना है, किसी भाव का प्रॉमिस देखना है, तो उस भाव का जो सब लॉर्ड बनेगा, उसका जो नक्षत्र स्वामी होगा। सपोज कीजिए अब मैं विदेश से संबंधित देखता हूं कि 12th हाउस को मैंने देखा, जो कि विदेश का भाव है, कि उसका कस्पल सब लॉर्ड कौन है। ठीक है। हालांकि मैं आपको ये आगे जाके बताऊंगा कि कैसे देखते हैं हम कस्टमर सबलोड, कौन सी लिस्ट में देखते हैं जाकर के। तो यहाँ पर CSL को देखा, यानी कि हमने देखा कि सूर्य बना, सूर्य के नक्षत्र स्वामी को देखा, चंद्रमा बना। चंद्रमा सिग्निफाई करता है 9 और 12 को, क्योंकि चंद्रमा जो है 9वें भाव में बैठा है, 12वें भाव का स्वामी है, और सूर्य बैठा है 11वें भाव में और पहले भाव का स्वामी है। अब यहाँ पर कोई जातक पूछता है कि क्या मैं विदेश जा पाऊंगा, तो यहाँ पर विदेश का बताने के लिए आपको 12वें घर को देखना है। आपने देखा कि 9वां, 12वां, 11वां और पहला घर आया। तो किसी भी घटना के प्रॉमिस को देखने के लिए हमें ये देखना जरूरी है कि क्या जो मुख्य भाव है जिसको हम देख रहे हैं, उसका संबंध खुद के साथ और उसके सहायक भावों के साथ बन रहा है या नहीं। अब यहाँ पर क्योंकि हर मैटर के लिए एक मुख्य भाव होता है जिससे कि घटना को देखते हैं, और उसके सहायक भाव कौन कौन से हैं जिससे कि उस घटना का प्रॉमिस निकलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 12वां भाव आ रहा है चंद्रमा के द्वारा, और हमने 12वें भाव के संबंध में ही देखना है। तो ये घटना का प्रॉमिस हमें मिल गया। ठीक है। क्योंकि विदेश के भाव से हमने देखा कस्पल सबलोट सूर्य का संबंध 12वें भाव से बना। अब हम देखेंगे कि क्या सहायक भाव भी इंक्लूड हो रहे हैं, या जो सपोर्टिव हाउस हैं या जो हार्मोनियस हाउस हैं 12th हाउस के साथ, क्या वो भी हमें मिल रहे हैं। तो हमने देखा कि चंद्रमा का संबंध तीसरे भाव से और 9वें भाव से यहाँ पर बना या नहीं। हमने देखा कि 9वां भाव तो आ रहा है, 3rd हाउस यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 9वां भाव एक्टिव हो गया सूर्य की दशा में, 12वां भाव भी एक्टिव हो गया सूर्य की दशा में, 11वां भाव भी एक्टिव हो गया सूर्य की दशा में। क्यों? चंद्रमा 9वें में बैठा है, सूर्य 11वें में बैठा है, चंद्रमा की राशि 12वें भाव में है, पहला भाव भी एक्टिव हो गया, जिससे कि हम नेटिव को देखते हैं। तो हम कहेंगे कि यस, यू विल डेफिनेटली गो टू अब्रॉड। ठीक है।
अब वो क्या करने जाएगा? एंजॉयमेंट के लिए जाएगा, ठीक है, या किसी ट्रिप पे जाएगा कुछ दिन के लिए, या पढ़ने के लिए जा रहा है, किसी बिजनेस डील के लिए जा रहा है, या जॉब के लिए जा रहा है, किस लिए जा रहा है, वो बात का टाइम बाद में आपको बताया जाएगा जब प्रोफेशन को हम डिस्कस करेंगे। बट ये सिर्फ एक प्रॉमिस देखने के लिए मैंने बताया कि इस तरह से आप इसको देखेंगे। अब एक चीज और भी है कि हमने यहाँ देखा कि सूर्य जो है वो 11वां और पहला भाव दिखाता है, ठीक है। 11वां भाव हुआ यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का, यानी कि नेटिव की इच्छा है बाहर जाने की तो वो सक्सेसफुल होगा। पहला भाव से नेटिव को हमने देखा, 12th हाउस से विदेश आया, 3rd हाउस छोटी यात्रा का, और 9वां भाव लंबी यात्रा। उसके बाद अब वो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्रॉमिस तो हमें मिला, बट क्या वो प्रॉमिस फुलफिल होगा या नहीं होगा, डिजायर फुलफिलमेंट की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी, उसके लिए हमें सब लोड को देखना है। सब लोड किसका? सूर्य का सब लोड। 12वें भाव का कसफल सब लोड खुद सूर्य था, उसका नक्षत्र स्वामी हमने देखा, फिर उसका फाइनल स्टेज पे जाके हम देखेंगे कि सब लोड कौन बना है। क्योंकि सब लोड जो है वो फाइनल डिसाइडर होता है किसी भी घटना को घटने के लिए, देखने के लिए कि क्या वो घटना पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब इसमें एक रूल और आता है। देखिए, सबसे पहला रूल था हमारा, किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी उसका, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का फल देने के लिए बताता है, पहला रूल। दूसरा रूल जो है कि वो घटना आगे जाकर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो देखते हैं हम सब लॉर्ड के सब लॉर्ड्स। तीसरा, उपनक्षत्र स्वामी को देखने पे पता लगेगा कि प्रॉमिस फुलफिलमेंट होगा या नहीं होगा। तो सपोज कीजिए, इसका भी एक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए कि सूर्य का जो सब लॉर्ड बनता है गुरु बन जाता है, ठीक है। अब गुरु जो है यहाँ बैठा हुआ है 3rd हाउस में। अभी तक 3rd हाउस एक्टिव नहीं था, चलिए हमने एक्टिव कर दिया। 3rd हाउस में गुरु को बिठा दिया, उसकी राशियां देखिए कहाँ पर हैं। तो हमने जब देखा तो गुरु की राशि 5वें भाव में और 8वें भाव में है। तो अब कौन से भाव एक्टिव हुए साथ में? उपनक्षत्र के तौर पर गुरु को हमने एक्टिव किया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया। तो 3rd हाउस एक्टिव हुआ, जो कि हमें हमारे लिए पॉजिटिव है बाहर भेजने के लिए नेटिव को। साथ में हमें मिला 5वां भाव, ये भी पॉजिटिव है, इसमें भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। और साथ में हमें मिला 8वां भाव। अब एक रूल और आ जाता है यहाँ पे, आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। तो उस स्क्रीनशॉट के अंदर 5 नियम लिखे हुए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसके बिना केपी एस्ट्रोलॉजी आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3rd हाउस पॉजिटिव है, 5th हाउस पॉजिटिव है, पर 8वां भाव जो आया वो 8वां भाव पॉजिटिव नहीं है, वो है नेगेटिव, ठीक है। वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव क्यों है? एक रूल अब नोट कीजिए, किसी भी भाव से जो 12वां भाव होता है वो उस मुख्य भाव के फल को नेगेट करता है, कैंसल करता है। अब यहाँ पर जो हमारा मुख्य भाव था वो 12वां था, पर यात्रा के लिए भाव हमने देखा हमारे पास आया था, यात्रा के लिए जो भाव था वो था 9th हाउस, यहाँ पर ये 9th हाउस। अब इस 9th हाउस के फलों को नेगेट करने के लिए 8th हाउस एक्टिव हो गया सब लॉर्ड के टेबल में। अब ये सब लोग के टेबल में अगर 8वां भाव आ जाता है तो ये परेशानी दिखाता है। आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि जो 8th हाउस है वो किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स लाने के लिए बड़ी एग्रेसिवली अपने रिजल्ट देता है। 8th हाउस सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है, इसके बाद 12th हाउस को माना जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में एक सिंपल सा रूल है, छठा, 8वां और 12वां। छठे भाव से जो स्ट्रांग है वो 8th हाउस फल देता है, 8th हाउस से स्ट्रांग 12th को माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 8th हाउस एक्टिव हुआ, तो अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर बोलेंगे कि यात्रा होगी, व्यक्ति बाहर जाएगा, एंजॉयमेंट के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि 5th हाउस एक्टिव है। यहाँ पर 3rd हाउस है जो कि घर से जाने को बता रहा है, क्योंकि 4th हाउस घर का, 4th हाउस का 12th हाउस घर से बाहर जाने का, 9th हाउस लंबी यात्रा का। पर 8th हाउस एक्टिव हो गया तो उस यात्रा के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो जा नहीं पाएगा। पहली बात, क्यों? क्योंकि जो 8th हाउस आया तो वो 8th हाउस कुछ दिक्कत दे सकता है, डिले कर सकता है, पर यहाँ पर यात्रा को रोकेगा नहीं। वो रोकेगा क्यों नहीं? क्योंकि 3rd हाउस जो है वो भी यात्रा को बताता है कि घर से व्यक्ति निकलेगा जरूर,
इंजॉयमेंट के लिए जाएगा जरूर, क्योंकि नौवां, बारहवां, तीसरा, पांचवां ये घर एक्टिव हो गए हैं, तो वो विदेश जाएगा जरूर। पर कुछ दिक्कत के साथ, कुछ देरी के साथ, कुछ प्रॉब्लम के साथ। यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊं आपको, जब हम सेवन्थ हाउस को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेवन्थ हाउस एक्टिव नहीं है, बट जो भी हमारा सेवन्थ हाउस मान लीजिए यहाँ पर एक्टिव हो जाता, ठीक है, यहाँ पर सेवन्थ हाउस एक्टिव होता, तो वो सेवन्थ हाउस जो है सामने वाली पार्टी को दिखाता है। या फिर आप कह लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास वीजा है, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट आपको एयरपोर्ट पे जाकर के शो करने हैं, तो वहां पर जो आपके सामने है ऑफिसर बैठा हुआ है, तो क्या वो सेटिस्फाई होगा? उस सेटिस्फेक्शन को बताता है नाइन्थ हाउस, कि हाँ वो सेटिस्फाई होगा। बट उसका जो नेगेट करने वाला हाउस है वो एट्थ हाउस है, यानी कि आपके पेपर वर्क में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उसकी वजह से भी देरी हो सकती है। आपको वीजा मिलने में देरी आ सकती है। आपको, मान लो आपने पासपोर्ट अप्लाई किया, तो कॉम्बिनेशन सेम है, पासपोर्ट अप्लाई करने के, वीजा मिलने के, पीआर मिलने के, ग्रीन कार्ड मिलने के, ये सारे प्रॉमिस सबके लिए सेम यही प्रॉमिस रहता है। इसमें कुछ हाउस एडिशन हो जाते हैं, उसके भी थोड़े डिफरेंट रूल रहते हैं, वो हम आगे जाकर के समझेंगे। बट यहाँ पर दो चीजें निकल करके सामने आई हैं कि डिले हो रही है इस आदमी को जाने के लिए। वो डिले क्यों है? या तो पेपर वर्क के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो वीजा अथॉरिटी है, इमिग्रेशन है, वो कहीं ना कहीं उसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। कुछ देरी के बाद काम बन जाएगा, बट प्रॉब्लम आई। अभी यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अगर मान लो गुरु का 8वें भाव से संबंध ना होता, ओके। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी ना? नहीं, फिर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर तो इजीली, मतलब उसने वीजा अप्लाई मतलब ये किया। एक्टिव होने की वजह से आप क्या आपने बोला कि इस वजह बिल्कुल। से प्रॉब्लम? एट्थ हाउस तो कहीं भी आ जाए, किसी भी कॉम्बिनेशन में आ जाए, एट्थ हाउस हमेशा नेगेटिव फल देगा। ये आप केपी ज्योतिष के अंदर लिख के ले सकते हैं। केपी ज्योतिष में आठवां भाव कहाँ पर अच्छा फल देगा? जहां पर रिसर्च का कुछ आप देख रहे हैं, रिसर्च पर। रिसर्च, हाँ, रिसर्च में वो है, तो वैदिक सर्जरी। में भी सेम ही कहा है। बिल्कुल, क्योंकि बेस उसका हाँ, वैदिक है ना। बट हाँ, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस देखते हैं हम, ठीक है, वहां पर आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, यहाँ पर सिंपल सा रिजल्ट एकदम से निकल करके आता है। आपको ज्यादा और टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आपके सामने पिक्चर है। और ये 9वें का 12वां घर भी हो गया। नौवे का बार में तभी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, तभी सामने वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा आपके आंसर से, तभी हम्म। यात्रा, नौवां भाव लंबी यात्रा का है, आठवां भाव देरी का है, परेशानी का है, तो यात्रा में देरी हो रही है। तो ये मेनली रीजन है। अब फिफ्थ हाउस हम कहते हैं कि इंजॉयमेंट का है, क्योंकि फिफ्थ हाउस से आप आर्टिस्ट भी देखते हैं, फिफ्थ हाउस से सॉन्ग सुनना या इस तरह की एक्टिविटीज भी आती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हाँ, वहां पर वो जो है जा रहा है, कुछ दिन के लिए जाएगा और इंजॉयमेंट करके वापस आएगा, या किसी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जा रहा है। सेवन्थ हाउस आ जाएगा, अपने कंपेनियन के साथ जा रहा है, ठीक है। इलेवंथ हाउस या टेंथ हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे, साथ में टेंथ हाउस भी आ जाए तो हम कहेंगे जॉब के लिए जा रहा है, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि सपोज कीजिए थर्ड हाउस अगर हमारे पास सूर्य के पास भी आ जाए, चंद्रमा के पास आ जाए और गुरु के पास भी थर्ड हाउस, तीनों में थर्ड हाउस दिखता है, तो हम कहेंगे कि थर्ड हाउस इतनी स्ट्रांगली आ रहा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ ये कम्युनिकेशन पर्पज से जा रहा है, या फिर कोई स्पीच देने जा रहा है, कुछ इस तरह की चीजें रहेंगी, या डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी करने जा रहा है वहां पर किसी ना किसी चीज को लेकर। उसके बाद भी, ये सब देखने के बाद भी, महादशा क्या कहती है? ये तो हमने प्रॉमिस देखा है कि वो जाएगा, लेकिन जब भी जाने के लिए ट्राई करेगा तो उसकी दशाएं देखी जाएंगी कि दशा क्या चल रही है। तो दशा भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट देती है, सपोज कीजिए हमने ये दशा ही देख ली, ठीक है, प्रॉमिस था, सूर्य की दशा चली, हमने ये प्रॉमिस देख लिया कि जाना तो आ रहा है आपका, बट थोड़ी देरी के साथ थोड़ी अड़चन आ सकती है, अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखो, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम लगती है या सामने वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सा देरी का कारण बन सकता है। बट आप अपने आप को तैयार रखो। कई बार क्या होता है, आप जरूरत से ज्यादा सामान ले गए, वहां जाके पता लगा कि आपका लगेज का वेट बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपके जो लगेज है आपके लिए आपको उसके लिए पे करना पड़ रहा है। तो छोटी थोड़ी सी देरी हो गई वहां पे, यानी कि आपकी इमिग्रेशन प्रोसेस में आपका लगेज क्लियर होने में टाइम लग रहा है, तो ये भी देरी का कारक है। रास्ते में आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, अननेसेसरीली 1 घंटा खराब हो गया, ठीक है, ये सारे रीजन बनते हैं देरी के। सर, जी आपने जी। सिर्फ हमने यहाँ पर ये देखा कि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में है, उसके बाद हमारा चंद्र के साथ कनेक्शन हो गया, तो हमने गुरु का नक्षत्र नहीं देखा और चंद्रमा का भी नहीं देखा कि वो किस नक्षत्र में है। नहीं, वो क्यों देखेंगे? देखिए, सिंपल सा रूल है,
सिंपल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हमें जब एक बार हमने सूर्य को यानी कि 12th कस्पल सबलोड को अगर हमने देख लिया, ठीक है, क्योंकि हमारा विदेश का क्वेश्चन है कि विदेश कोई जा रहा है या नहीं जा एक रहा, ठीक है। हमने क्वेश्चन देखने के लिए सिर्फ एक को देखा कि देखिए, हमारा क्वेश्चन विदेश का है। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, उससे और भी एक हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो ये एक कुंडली है। इस कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर सीधा समझा देता हूँ एक सिंपल उदाहरण के तौर पे। तो यहाँ पर क्या है, आप 12th हाउस को देखिए, ये 12th हाउस है आपके सामने, ठीक है, रोमन में लिखा हुआ है। अब आप देखें कि यहाँ पर देखिए, ये साइन लोड है, स्टार लोड है, सब लोड है। आगे जाने की अभी जरूरत नहीं है, वो जब जाना होगा मैं तब आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 12th हाउस का राशि स्वामी मंगल बना, और स्टार लॉर्ड यानी कि नक्षत्र स्वामी बुध बना, और उसका उपनक्षत्र स्वामी राहु बना। हमारे पास जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास तीनों चीजें इकट्ठी आ जाती हैं, बट जो एस्ट्रोसेज है उसके अंदर दो टेबल्स को हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे सामने सारी चीजें पहले से ही है। तो हमने देखा कि जो 12वां भाव है उसका उपनक्षत्र स्वामी राहु है। अब हम विदेश का ही क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। तो विदेश का क्वेश्चन लेने के लिए अब राहु पर जाइए और राहु को देखिए कि वो क्या बता रहा है। तो उसने दिए हमें 9वां और तीसरा भाव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि राहु जो है वो तीसरा और 9वें भाव को शो करता है। तो इसका मतलब हमारे पास प्रॉमिस है कि नेटिव विदेश जाएगा, क्योंकि राहु के पास जो है उस तरह के भाव हैं। बट राहु का जो उपनक्षत्र स्वामी बनेगा, क्योंकि 12वें भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी बना उसके नक्षत्र स्वामी को हमने देखना है, उसके बाद उपनक्षत्र स्वामी को। हालांकि 12वें भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो 3 9 को खुद भी दिखा रहा है, यानी कि 12वां भाव तीसरे और 9वें भाव से कनेक्ट है। तो इस हम तब भी ये कह सकते हैं कि वो बाहर जाएगा। राहु जो है उसका नक्षत्र स्वामी जो है वो केतु है। यहाँ पर हमने देखा तो राहु का नक्षत्र स्वामी केतु और उसका उपनक्षत्र स्वामी शुक्र बना हुआ है। अब केतु को और राहु शुक्र को हमने देखना है। देखिए, सबसे पहले हुआ राहु, राहु ने दिया तीसरा और 9वां भाव। अब यहाँ पर हम देखेंगे केतु के भाव, तो केतु यहाँ पर बैठा हुआ है। केतु कौन से भावों को सिग्निफाई करता है? केतु ने दिखाए हमें 12, 9, 4 और 11। अब यहाँ पर शुक्र जो कि फाइनल डिसाइडर का काम करेगा, वो कौन से भावों को सिग्निफाई करता है? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शुक्र सिग्निफाई करता है यहाँ पे आके 7, 8, 5, 6 और 10। तो ये जो हाउसेज हैं ये एक्टिव हुए, ठीक है। अब आपके मन में कुछ डाउट आ रहा होगा कि इतने सारे हाउसेस कैसे आ गए, हमने शुक्र का नक्षत्र स्वामी नहीं देखा, उपनक्षत्र स्वामी नहीं देखा, केतु का नहीं देखा, सिर्फ राहु का देखा है। तो क्योंकि रूल ही यही है कि 12वें भाव का जो सब कस्पल सबलोड है जो कि राहु बना, हम सिर्फ उसके ही नक्षत्र स्वामी को और सब लोड को यानी कि उप नक्षत्र स्वामी को ही देखेंगे। तो इसीलिए हमने राहु केतु और शुक्र को लिया। अब यहाँ पर हाउसेस हमें मिले, तीसरा भाव, 9वां भाव, 12वां भाव, ठीक है जी, विदेश जा रहे हो, प्रॉमिस है, ठीक है। 9वां भाव केतु के पास भी आया, चौथा भाव आया, 11वां भाव आया। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टडी के लिए व्यक्ति बाहर जाएगा। चौथा भाव केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम स्टडी का लेते हैं, ठीक है। वैदिक में 5वां भाव लिया जाता है, परंतु चौथे भाव से जो प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा चौथे भाव से देखते हैं। और प्रारंभिक में भी हम ये कह सकते हैं कि ग्रेजुएट लेवल तक की देख लेते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल तक की हम देखते हैं। 9वें भाव से हायर एजुकेशन जो कि मास्टर डिग्री है उसको देखते हैं। और 11th हाउस से हम देखते हैं, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर तीसरा भाव, 9वां भाव, 12वां भाव आया, जो कि विदेश गमन को बताता है, विदेश जाने को बताता है। तो हम ये नक्षत्र स्वामी से पूछेंगे कि वो क्या बता रहा है। तो उसने प्रॉमिस दिया 12वें भाव से और 9वें भाव से, ठीक है। घटना का सोर्स कौन बना? राहु, कि भाई व्यक्ति जा पाएगा या नहीं। उसने कहा हाँ जा पाएगा। नक्षत्र से पूछो क्या वो भेज रहा है,
तो 12वां और 9वां भाव ठीक है जाएगा। वीनस से पूछो उपनक्षत्र स्वामी, क्यों? क्योंकि फाइनल डिसाइडर है। तो 7वां भाव आया, ठीक है। 8वां भाव आ गया, 5वां भी ठीक है, छठा भाव आ गया और 10वां भाव आया। तो अब बताइए कि क्या व्यक्ति विदेश जा पाएगा? सातवां भाव इन्वॉल्व होने की वजह से पार्टनर के साथ जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपने देखा कि 9वें भाव का जो नेगेशन वाला हाउस है, 8वां भाव एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये देरी को बताता है, ठीक है, डिले। अब डिले आ गई, उसके बाद में हमें ये देखना है कि क्या छठा भाव सपोर्टिव है, 10वां भाव सपोर्टिव है या नहीं। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को आपने देखा 11वां भाव होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 7वां, 8वां और ठीक है 11वें का नेगेशन वाला हाउस आया 10वां, ठीक है। 11वें का यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बोला था आपको पिछले वाले चार्ट में कि व्यक्ति की डिजायर्स को फुलफिल हो रही है, बट यहाँ पे उसका नेगेशन हो रहा है 10th हाउस से। तो अब 10th हाउस जो है वो नेगेशन दे रहा है, 8th हाउस ने भी नेगेट कर दिया, 10th हाउस ने भी नेगेट कर दिया। तो यानी कि और 9th हाउस का भी नेगेशन 8th हाउस। तो इस चार्ट से हमने इस तरह से देखा, और यहाँ पर हमने तीन अपने जो हैं रूल्स को हमने कवर किया। वो रूल्स कौन से थे मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आप वो रूल लिखवा दो हमें, आप जो स्क्रीनशॉट बोल ओके, रहे हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर भी कर दूंगा, आप पहले लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, आप लिखिए, मैं बता रहा हूँ। सबसे जो पहला रूल है, जो पहला रूल होगा वो है कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है। और जो 12th हाउस है, लिख लिया आप लोगों ने? मैं आपको सबको अनम्यूट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ जी सर, लिख लिया। ओके, ठीक है। तो जो दूसरा रूल है, आप लिखिए कि किसी भी घर से सर ये पूरा नहीं हुआ ना अभी, फर्स्ट वाला जो ट्वेल्थ फर्स्ट, हाउस है। नहीं, अच्छा, मैं उसी रूल को दोबारा बता रहा हूँ कि जो भी 12th हाउस उस मुख्य भाव से होगा या उसके सहायक भावों से होगा, वह मुख्य और सहायक भावों के फलों को नेगेट करेगा या उसके फलों के अंदर कमी लाएगा। लिख लिया आप सभी ने? आप सभी एक बार ना अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। ओके, तो अभी मैं जब तक रूल बता रहा हूँ तब तक आप अनम्यूट रखिए, मैं उसके बाद फिर आपको बोलूंगा म्यूट करने, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा, और उसके बाद तीसरा जो रूल है वो रूल ये है कि कोई भी जो ग्रह है, जो 12th हाउस जैसे हमने देखा था, ठीक है, उसका जो नियम रहेगा, रिजल्ट्स आर डिसाइडेड बाय
रिजल्ट्स आर डिसाइडेड बाय, यानी कि जो हिंदी में अगर बोलूं तो रिजल्ट जो भी होंगे वो एक हाउस ग्रुपिंग से देखे जाएंगे। रिजल्ट्स हाउस ग्रुपिंग से पता लगेंगे या देखे जाएंगे, और उस हाउस ग्रुपिंग में उस घटना से संबंधित मुख्य भाव, उस घटना से संबंधित मुख्य भाव और सहायक भाव, उस घटना से संबंधित मुख्य भाव मुख्य और सहायक भाव को लिया सहायक भाव। जाएगा। हम्म। ठीक है। जो फोर्थ है हम्म। इसका नियम वो ये है कि किसी भी घटना को घटने के लिए बताने वाला उपनक्षत्र स्वामी होता है। किसी भी घटना को घटने या ना घटने के लिए बताने वाला उपनक्षत्र स्वामी होता है। वह यह भी बताता है कि घटना के फल पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, उसमें सेटिस्फैक्शन होगी या नहीं होगी। सबसे पहला नियम क्या लिखा था आपने, एक बार रिपीट कीजिए। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का स्वामी फल का देता फल है देते हैं। उसमें एक लाइन है ऐड ना, कर जो लीजिए साथ में। 12th हाउस है। उसमें जो एक, 12th हाउस है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, 12th, वो 12th। एक एग्जांपल अच्छा के तौर पे अच्छा। मैंने बताया था आपको। आप ओके इसमें ओके, हाँ हाँ ठीक है, एक वो लाइन मैंने और लिखा ऐड कर हुआ है। लीजिए, एक लाइन और ऐड कर लीजिए। हम्म। जैसे आपने लिखा कि ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है, तो उसके आगे एक लाइन ऐड करनी है, और उसके बाद अपने फल देने के लिए बाध्य होता है, या के बाद उसके बाद अपने फलों को देता है, ये लिख लीजिए आप। पहले अपने नक्षत्र फलों को स्वामी के देता फल देगा, उसके बाद अपने भावों के फल देगा। यानी कि जो प्रॉमिस बताएगा ना, एक अगर मैं आपको एक है। लेमैन लैंग्वेज एग्जाम्पल। में बताऊं, तो पहले प्रॉमिस देखना पड़ेगा हमें नक्षत्र स्वामी से। उसके बाद हमने ग्रह को देखना है कि क्या वो भी उन भावों को बताता है। उसके बाद सबलोड के ऊपर जाएंगे और नेगेशन को देखेंगे कि कुछ नेगेशन तो नहीं हो रहा। ये है एक लास्ट जो नियम है, पांचवा नियम। पांचवा नियम है कि, हालांकि इसको सबसे पहले देखते हैं हम, कि किसी भी भाव का कस्पल सबलोड, किसी भी भाव का कस्पल सबलोड, किसी भी भाव का। हाँ जी, किसी भी जो भी आप घटना देखना चाहते हैं वो किसी ना किसी भाव से पता लगती है। तो किसी हम्म। भी भाव का कस्पल सबलोड या फिर उप नक्षत्र स्वामी उस घटना के प्रॉमिस को बताता है। उस उस घटना के। प्रॉमिस को बताता है कि प्रॉमिस है या नहीं। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। सर एक बार सेकंड वाला रिपीट करना। सेकंड किसी वाला भी। था, सेकंड वाला जो था वो था कि किसी भी घटना, किसी भी मुख्य भाव से या सहायक भाव से 12वां भाव फलों को नेगेट करता है या उसमें कमी लाता है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे सर जैसे क्लियर। मुख्य भाव हो जाएगा तो मुख्य भाव मतलब जिसकी हम बात करते हैं, जैसे अगर सपोज 7th हाउस की करें तो मुख्य भाव हो जाएगा। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 12th हाउस, ठीक है। हाँ तो जी हाँ ट्वेल्थ जी। हाउस जो था वो हमारा प्राइमरी हाउस, यानी कि हम कह देंगे मुख्य भाव। मुख्य भाव था। ठीक है, अब हम ठीक है। कहेंगे कि 12वें भाव के साथ साथ हमें कौन से और भाव चाहिए कि व्यक्ति बाहर जाए। हमें चाहिए, 12वां भाव विदेश का है,
तो जब तक हम्म आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, बस में हम्म नहीं बैठोगे जाने के लिए, लंबी यात्रा करने के लिए, तो आप हम्म बाहर नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए हम्म घर से बाहर निकलने के लिए थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस का 12वां भाव, ठीक है, थर्ड हाउस हमें मिला। ठीक अब है। उसके साथ में 9वां भाव एक्टिव होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल, यात्रा का लंबी भाव है। यात्रा के लिए। ठीक है। राइट। अब मान लीजिए कि हमने 12th हाउस को देखा कि वो थर्ड हाउस हम्म और 9th हाउस को बताता है अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा। उसका उपनक्षत्र हम्म स्वामी कोई भी ग्रह बन गया 12th हाउस का कसपल सबलॉर्ड यानी कि उपनक्षत्र स्वामी, हम्म उसका सपोज कीजिए सूर्य बना था, सूर्य का चंद्रमा बना नक्षत्र स्वामी, चंद्रमा ने पॉजिटिव दिखाया कि हाँ व्यक्ति बाहर जाएगा। उसके बाद हाँ, वो हमने, बार बार। जी, उसके बाद हमने देखा कि जो सूर्य बना था कसपल सबलॉर्ड 12th हाउस का, उसका जो उपनक्षत्र स्वामी था वो बना था गुरु, पहले चार्ट में अगर आपको ध्यान हो। थर्ड में आपने फिर उसको बिठा दिया था। जी, ठीक है। तो अब जब गुरु उपनक्षत्र स्वामी बना था, तो क्या वो थर्ड हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस को शो कर रहा था? अगर करता तो यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के व्यक्ति बाहर जाता। बट अगर वो तो सर, सहायक भाव आपने यही लिखा ना? क्या चीज मैम? सहायक भाव थर्ड सहायक। हाउस, थर्ड और हाँ 9th हाउस को हाँ, सहायक बिल्कुल। भाव बोला जाता है। हाँ, राइट। जी, ठीक है। ठीक है। बस यही छोटा सा एक नियम था, 5 नियम हैं, इसी के ऊपर पूरी केपी जो है बेस्ड है। और इसके साथ साथ कुछ और छोटे छोटे से नियम आएंगे जिसको आप आसानी से क्लियर कर लेंगे और समझने हम्म में इतनी देरी या दिक्कत नहीं आएगी।